प्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह हिंदी कक्षा 12 पाठ 3 को लेकर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी में ये पाठ 3 है, लेकिन सामान्य हिंदी में ये पाठ 2 है, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आज हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और जीवन परिचय परीक्षा में आता भी है। तो इसलिए साइंस के स्टूडेंट हों या आर्ट के स्टूडेंट हों, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ, अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति चल रही थी, जब स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा था, उस समय जो पत्रकारिता की साधना में पत्र लिखने का कार्य जो हो रहा था, उसमें जिन साहित्यकारों में नाम सबका प्रसिद्ध है, उसमें गद्यकार शैलीकारों का भी अभ्युदय हुआ, अर्थात उनका भी उत्थान हुआ, उनका भी विकास हुआ, गद्य लिखने वाले कलाकारों का। उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है, अर्थात गद्य लिखने वाले शैलीकारों का में प्रभाकर जी का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। हिंदी में लघु कथा अर्थात छोटी कथाएं, संस्मरण मतलब यादें होती हैं, जो बीत गया है उसको याद करके लिखना, उसे संस्मरण कहते हैं। रेखा चित्र का मतलब होता है कि ऐसी कहानियाँ लिखना कि उसको पढ़ते पढ़ते ही हमारे मन में रेखाओं के माध्यम से वो कहानी कथा अपने आप दिखाई देने लगे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। और रिपोर्टाज का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग जैसे कि कोई भी पत्रकार किसी से पूछकर जब भी कोई सूचनाओं को लिखता है या टीवी पर दिखाता है, तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं, अर्थात कि भावनाओं में बहकर कुछ गलत नहीं लिखते थे, नियम और कानून के तहत लिखते थे। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों के सिद्ध का साधन, अर्थात पत्रकारिता भौतिक स्वार्थों का साधन मतलब कि पत्रकारिता के माध्यम से ये पैसा कमाना नहीं चाहा। इन्होंने भौतिक स्वार्थों का त्याग किया, भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया, अर्थात मानव का मूल्य क्या है, मानव के संस्कार क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उस ओर मोड़ा। न कि इन्होंने ऐसा कार्य किया कि पत्रकारिता से धन कमाया जाए झूठ बोलकर। इसमें देखिए, प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर, जो मेरठ के तरफ है, सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। सामान्य ब्राह्मण अर्थात मिडिल क्लास में हुआ। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा और पाठ, आजीविका मतलब जीवनचर्या, खाने पीने के लिए जो कमाई था वो पूजा और पाठ और पुरताई थी। लोगों के यहाँ कथा पूजा करना ही पुरताई कही जाती थी। पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनके जो विचार थे वे महान थे और उनका व्यक्तित्व दृढ़ था, छोटी चीज़ों पर वो बदलने वाले नहीं थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। और उग्र मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी वे गुस्से में आ जाती थी। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है कि वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च, अर्थात पिता दूध मिश्री के समान थे तो माँ लाल मिर्च के समान थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि माँ माँ ही होती है। माँ भले ही गुस्से में कुछ कह दे, लेकिन माँ अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती है और उनके भलाई के लिए ही उन्हें डांटती है और समझाती है। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई, अर्थात शिक्षा बहुत अच्छे से नहीं हुई, न के बराबर। नगण्य मतलब न के बराबर हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख ट म ल ख ट म ल ट म ट म ट म ट म, फिर साधारण संस्कृत, बस हरि ओम यानी बाप पढ़े न हम,
अर्थात न बाप पढ़े ही ज़्यादा न तो मैंने ही ज़्यादा पढ़ा। उस किशोरावस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, अर्थात अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए विद्यालय जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। आज़ादी की संग्राम में प्रभाकर जी ने भाग लेना ज़्यादा पसंद किया जब विद्यालय जाना जरूरी था। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली खां का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। एक भाषण सुनकर इन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया और परीक्षा से चले आए और अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में इन्होंने लगा दिया। ये सन 1930-32 तक और सन 1942 में जेल में भी रहे और निरंतर राष्ट्र की उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक, अर्थात जो दिल को छू जाए, मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियाँ है। अर्थात जो भी इन्होंने लिखा है वह बीते हुए संस्मरणों के जीवंत, जैसे कि वो हमारे सामने व्यतीत हो रही हो, उसकी झांकियाँ हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए। इनके संपादन में 2 पत्र सहारनपुर से प्रकाशित हुए थे, नया जीवन और विकास। इन पत्रों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। आगे देखिए, प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान हुआ करती है। तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं। तत्सम अर्थात जो संस्कृत के शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द। तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है, एकदम खड़ी बोली है। देसी भाषाओं का प्रयोग कम हुआ है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जगह जगह पर इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्णनात्मक शैलियाँ हैं इनकी, वर्णनात्मक वर्णन करते हुए, बखान करते हुए, भावात्मक मन को छू लेने वाले भावात्मक नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात इन्होंने जो पाठ लिखा है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम, और उस नर्सिंग होम में क्या क्या होता है उसको इतने मार्मिक रूप में लिखा है। देखिए, वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता मतलब बराबर, सबको एक समान समझने वाले, समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है। वहाँ इन्होंने 3 सेवारत, 3 रॉबर्ट नर्सिंग होम में 3 ईसाई महिलाओं को देखा जो कि वहाँ नर्स का काम करती थीं। मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी थी, मदर टेरेजा अधेड़ आयु की और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड पूर्ण युवती। मदर टेरेजा फ्रांस की थी और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की थी। दोनों ही देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे, पर मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। अर्थात दोनों ही धुर विरोधी देश के थे, दोनों में युद्ध हुआ था, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, राष्ट्रीयता से ये मुक्त थी। इनका मेन काम था केवल लोगों की सेवा करना। उन्हें एक ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को
भी इस लेख में प्रकट किया है। तो अब आप लोग जब इनका जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो अगले पार्ट में मैं रावण नर्सिंग होम को 2 भागों में करके आपको पूरा पाठ पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस लॉकडाउन में आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यम से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अभी आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को नुकसान न करें, ये न सोचें कि विद्यालय नहीं खुला है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप लोग बस पढ़ाई में मन लगाएं और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों के पास भेजते रहिए। धन्यवाद।